गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं केवी सर और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। ओके, तो बच्चों न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पे हम लोग बातें करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने बात करा था किसके बारे में? इसके पहले हम लोगों ने बात करा था काइनेमेटिक्स के बारे में। काइनेमेटिक्स में क्या था? हम लोगों ने एक्सेलरेशन निकालना सीखा, वेलोसिटी सीखा, है ना। मोशन एंड ग्रेविटी की भी बातें हम लोगों ने करी, इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करा हम लोगों ने, बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने करा, है ना। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की अगर बात हम कर रहे हैं बच्चों, तो हम लोग अब स्टार्ट कर लें न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में। तो देखो बच्चों, क्या है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन चैप्टर में हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे कि हमारा जो कॉज ऑफ मोशन क्या होता था और उसका इफेक्ट क्या होता था बाय यूजिंग द फोर्स एंड मास। ओके, ये बातें हम लोग करेंगे इस पूरे चैप्टर में। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे फोर्स की, है ना। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की बात हो तो स्टार्ट हम लोग करेंगे किससे? फोर्स से, है ना। और फोर्स क्या होता है? जैसा कि हम लोग जानते हैं बच्चों कि किसी भी बॉडी को अगर हम लोग पुश करते हैं या पुल करते हैं, ठीक है, अगर हम पुल करते हैं तो फोर्स लगाते हैं, पुश करते हैं तो फोर्स लगाते हैं। तो होता क्या है कि अगर कोई बॉडी हमारा रेस्ट में है, अगर रेस्ट में है तो उसका स्टेट ऑफ मोशन क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। अगर रेस्ट में है तो वो मोशन में आ जाता है, मोशन में है तो रेस्ट में आ जाता है। मतलब कुल मिलाकर हम लोग क्या करते हैं कि जब किसी भी बॉडी पे हम लोग जब फोर्स लगाते हैं बच्चों, तो क्या होता है? उसका स्टेट ऑफ जो होता है, उसका स्टेट जो होता है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। जब हम पुश करते हैं या पुल करते हैं, अगर मान लो कोई तेजी से गाड़ी आ रही है या फिर कोई ब्लॉक पहले से मोशन में, उसमें हम क्या कर रहे हैं? खींच रहे हैं, पुल कर रहे हैं, है ना। तो क्या होगा? जैसे हम पुल करेंगे तो उसका स्टेट क्या होगा? चेंज होगा। वो किधर आ जाएगा? वो रेस्ट में आ जाएगा। तो ओवरऑल अपन लोग क्या बोल सकते हैं? अपन लोग ये बोल सकते हैं कि जो फोर्स होता है वो क्या होता है? फोर्स क्या करता है भाई? उसके स्टेट ऑफ मोशन को क्या करता है? वो चेंज कर देता है, ठीक है। तो चलिए लिख लेते हैं। फोर्स हम लोग स्टार्ट करेंगे। लिखना चाहो तो लिख भी लो बच्चों तुम सब। फोर्स क्या होता है? अब पुश पढ़े होगे क्लास 10th में या 9th में। पुश और पुल विच कैन चेंज या फिर क्या करता है? टेंड्स टू चेंज करने की कोशिश करता है और टेंड्स टू चेंज स्टेट ऑफ मोशन, चेंज स्टेट ऑफ मोशन। मैं इसको इधर जरा लिख लेता हूं, है ना। टू चेंज स्टेट ऑफ मोशन, ओके। तो इसका मतलब क्या हुआ? टू चेंज स्टेट ऑफ मोशन, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। मतलब हमने कहा कि अगर बॉडी हमारा रेस्ट में है तो उसको क्या कर देगा? मोशन में कर देगा। अगर मोशन में है तो उसको क्या कर देगा? रेस्ट में कर देगा। मतलब जिस भी स्टेट में रहेगा उसको चेंज करने की कोशिश करेगा या चेंज करेगा, ठीक बात। चलो, जैसे मैं कहूं कि यहां पे कोई एक ब्लॉक है जिसका मास m है। अब ये पहले से रेस्ट पे है, अब मैंने इसे फोर्स लगा दिया F, तो ये क्या होगा? अब मोशन में आ जाएगा, ठीक है, या मोशन में आने की कोशिश करेगा अगर मैं फ्रिक्शन को यहाँ पे निगलेक्ट करूं तो, ठीक है। तो या फिर ऐसा है, या फिर कोई ब्लॉक है ना, कोई ब्लॉक है और ये इधर से v से आ रही है, v वेलोसिटी से, जिसका मास m है बच्चों। तो अगर मैं इधर फोर्स लगाऊं तो क्या करेगा? इसको रेस्ट में लाने की कोशिश करेगा, है ना। तो कुल मिलाकर बात यह है कि फोर्स क्या करता है? किसी भी बॉडी को क्या करता है? या तो उसके रेस्ट को किस में लाता है? मोशन में, या मोशन को रेस्ट में लाता है, या ओवरऑल हम कह सकते हैं कि ट्राई क्या करता है? टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। ओके, तो ये बात हम समझ में आए, टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। तो चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मोशन का क्या मतलब है? क्या हुआ चेंज? चेंज द स्टेट ऑफ मोशन का मतलब है चेंज इन वेलोसिटी, जो वेलोसिटी चेंज कर रहा है। ओके, चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन का मतलब क्या हुआ बच्चा? ये हुआ कि चेंज इन वेलोसिटी। समझते हैं जरा दोनों चीजों को, चेंज इन वेलोसिटी। और जैसा कि हम लोग जानते हैं वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है? वेलोसिटी हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर इसके मैग्नीट्यूड में अगर चेंज करता है, मैग्नीट्यूड में चेंज करता है तो भी, या फिर इसके डायरेक्शन में चेंज होता है तो भी, दोनों केसेस में वेलोसिटी चेंज होगी। अगर उसका मैग्नीट्यूड चेंज होता है तो भी वेलोसिटी चेंज होगी, उसका डायरेक्शन चेंज होता है तो भी वेलोसिटी चेंज होगी। क्योंकि हम जो लोग जानते हैं कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है भाई? वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। तो अगर मैग्नीट्यूड चेंज होता है तो भी वेलोसिटी चेंज होगी, अगर डायरेक्शन चेंज होता है तो भी चेंज होगी। तो ओवरऑल एक बात बताओ बच्चों मुझे कि अगर वेलोसिटी चेंज होता है तो हम क्या बोल सकते हैं? इसका मतलब क्या? चेंज इन वेलोसिटी क्या होती है? रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी क्या होती है? रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी क्या होती है बच्चों? वो होता है एक्सेलरेशन।
तो मतलब अगर वेलोसिटी चेंज हुआ तो मैं बोलूंगा कि वो बॉडी क्या हो रही है, एक्सेलरेट हो रही है। और इस चैप्टर का जो की पॉइंट है वो है एक्सेलरेशन। ठीक है, ये की पॉइंट बोल सकते हो बच्चों। अगर ये आ गया तो चीजें आप कर ले जाओगे। ठीक है, बात समझ में आया? चलिए अब थोड़ी बातें समझते हैं हम लोग, थोड़ी बातें समझते हैं बच्चों, है ना। ये हमें एक्सेलरेशन की बात कर ली हम लोगों ने, चेंज इन वेलोसिटी की बात कर ली। तो अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एक्सेलरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इसका क्या होता है यूनिट, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और अगर मैं कहता हूं बच्चों, इसको मैं हटा देता हूं, इसको मैं हटा देता हूं बच्चों, इसको मैं हटा देता हूं। और अभी के लिए हम लोग एक फार्मूला याद कर लेते हैं कि अगर मान लीजिए कोई ब्लॉक है, इसमें मैंने फोर्स लगाया एफ, एम का जो है एक ब्लॉक है, इसमें मैंने फोर्स लगाया कितना, एफ, और ये एक्सेलरेट हो गया उसी डायरेक्शन में। तो मैं क्या बोलता हूं, मैं लिखूंगा, इसको मैं हटा देता हूं बच्चों, मैं क्या लिखूंगा बच्चों, मैं लिखूंगा फोर्स इक्वल टू एम इंटू ए। ओके, मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, अब दो तीन बातें हम लोग करते हैं, इसको मैं हटा देता हूं या फिर यहीं चलो समझ लेते हैं। तो अपने को एक बात समझ में आया कि फोर्स का क्या क्या इफेक्ट है, क्या क्या चेंज कर देता है। पहली बात तो ये तो डायरेक्शन चेंज कर सकता है जब हम फोर्स लगाते हैं। ठीक है, फोर्स लगाते हैं तो क्या होता है, डायरेक्शन चेंज होता है, डायरेक्शन चेंज हो सकता है, या फिर मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है, या तो दोनों चेंज हो सकते हैं, या फिर उसका शेप एंड साइज भी चेंज हो जाता है बच्चों, है कि नहीं, उसका शेप एंड साइज भी चेंज हो जाता है। अगर किसी भी ब्लॉक पे हम फोर्स लगाते हैं तो उसका शेप एंड साइज भी चेंज होगा। तो ये फोर्स उसके डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, उसके मैग्नीट्यूड को चेंज कर सकता है, एंड उसके शेप एंड साइज को भी चेंज करेगा। ओके, चलो अब जरा इसकी यूनिट की हम लोग बात कर लें कि इसकी यूनिट क्या होती है। तो बच्चों इसकी यूनिट की बात हम लोग करें तो हम लोग जैसा कि जानते हैं कि फोर्स को हम लोग किसे मेजर करते हैं, फोर्स को मेजर करते हैं किलोग्राम में। ओके, तो इसको हम सारे यूनिट को हम लोग लिख लेते हैं। इसको मैं हटा दूं क्या, इसको मैं हटा देता हूं बच्चों, अगर नोट हो गया हो तो नोट कर लो। तो मैं इसको हटा देता हूं। ओके, चलिए इसको मैं हटा देता हूं बच्चों, और फोर्स के बारे में थोड़ी सी चर्चाएं हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि फोर्स से ही हम चीजें आगे बढ़ेंगे। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की बात करेंगे आगे फिर। ठीक है, हम लोगों ने कहा अगर कोई एक ब्लॉक है जिसका मास m है, इससे फोर्स F लग रहा है और ये a एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट हो रहा है, तो मैं बोलूंगा F इक्वल टू m इंटू ए। अब थोड़ी एक बात समझ लेते हैं फिर आगे बढ़ जाते हैं। यहां पर बेटा ये जो फोर्स लग रहा है अगर नेट फोर्स हो तो नेट फोर्स का जिधर डायरेक्शन होता है उधर ही एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होता है। ये बात अभी याद कर लो, आगे हम और भी जिक्र करने वाले हैं। ओके, अभी लेकिन फिलहाल आपको याद करना है। ठीक है, F इक्वल टू m इंटू ए, और नेट फोर्स का जिधर डायरेक्शन होगा उधर ही एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा। ओके, चलो अब इसकी यूनिट की बात हम लोग कर रहे थे। तो देखो बच्चों, सबसे पहली बात इसकी यूनिट की जब भी हम लोग बात करते हैं तो एक बात तो बहुत ही क्लियर है अपने को। क्या क्लियर भाई, कि मास को हम लोग किसे मेजर करते हैं, किलोग्राम में, और एक्सेलरेशन को मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। ओके, लेकिन ये किस सिस्टम में, ये MKS में बात करते हैं। ओके, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, अच्छा ये जो वैल्यू होती है इसको हम लोग बोलते हैं 1 न्यूटन। 1 न्यूटन क्या होता है कि 1 किलोग्राम मास को अगर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट कराना हो तो जो फोर्स की जरूरत होगी उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, 1 न्यूटन बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग 1 न्यूटन बोलते हैं। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं F की MKS में कितना हो गई, F का जो यूनिट है MKS में वो क्या हो गया, या तो हो गया आपका न्यूटन, या हो गया क्या, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो ये न्यूटन सॉरी यूनिट हो गया किसका, फोर्स का MKS सिस्टम में। दूसरी बात अगर हम करें बच्चों कि इसकी यूनिट CGS में क्या होगा, CGS सिस्टम में, CGS तो जानते ही होंगे। ओके, CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। ओके, तो अब देखो बच्चों यहां पे मास को हम किसमें मेजर करेंगे। ठीक है, CGS के लिए इसकी जो यूनिट होगी F इक्वल टू m इंटू ए, हर बार लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो m को हम लोग किसे मेजर करेंगे, m को मेजर करेंगे बच्चों हम लोग ग्राम में, और इसको मीटर पर सेकंड स्क्वायर था तो मीटर की जगह पे क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो अब इसकी यूनिट जो हो जाएगी बच्चों क्या होगा, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, किसमें, CGS सिस्टम में। ओके, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं 1 डाइन। ठीक है, 1 डाइन। ठीक है, तो एक बात अब देखो बच्चों, जैसे यहां पे 1 न्यूटन को हम लोग क्या बोलते थे कि 1 किलोग्राम अगर मास का कोई बॉडी है, कोई ब्लॉक है, अगर उसको 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट कराना अपने को तो जो फोर्स लगाना पड़ेगा वो क्या होगा, 1 न्यूटन लगाना पड़ेगा। जो फोर्स लगेगा उसी को अपन लोग क्या बोलते हैं, 1 न्यूटन बोलते हैं। इन सेम वे यहां CGS सिस्टम हम लोग क्या बोलते हैं कि 1 ग्राम के अगर किसी ब्लॉक को
1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट कराने के लिए जितनी फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, दिस फोर्स इज नोन एज द डाइन। ओके, डाइन। ठीक है, अब एक चीज देखो, अब ये अगर हम बात करें डाइन और न्यूटन में क्या रिलेशन है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन न्यूटन एंड डाइन। ओके, तो मैं क्या लिख सकता हूं, यहां से मैं थोड़ा इसको और भी एक्सप्लोर कर लेता हूं बच्चों। देखो मैं लिख सकता हूं क्या, यहाँ पे मैं इधर ही लिख देता हूं। ठीक है, मैं लिखूंगा क्या, 1 न्यूटन इक्वल टू, 1 न्यूटन इक्वल टू क्या, 1 न्यूटन इक्वल टू कितना है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ठीक है, केजी को अगर मैं किस में चेंज करूं, ग्राम में, तो मैं क्या लिखूंगा, 10 टू पावर 3 ग्राम। मीटर को अगर मैं सेंटीमीटर में चेंज करूं तो क्या लिखूंगा बच्चों, तो मैं लिखूंगा इंटू 10 टू पावर 2 सेंटीमीटर बाय सेकेंड स्क्वायर को तो मैं ऐसे ही रहने दूंगा। तो क्या हो जाएगा, ये 3 और ये 2, तो 10 टू पावर 5 और ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये 1 न्यूटन की वैल्यू आ गई बच्चों। ठीक है, या फिर मैं इसको क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं डाइन। तो आप क्या बोल सकते हो, आप क्या बोल सकते हो बच्चों कि 1 न्यूटन इक्वल टू कितना हुआ, 10 टू पावर 5 डाइन। ये आपको नोट कर लेना है। ठीक है कि 1 न्यूटन इक्वल टू कितना होता है बच्चों, 10 टू पावर 5 डाइन होता है। ठीक है, ये बातें आपको नोट कर लेनी है। ओके, तो इतनी बातें हम लोगों ने जाना। ठीक है, अब एक और यूनिट की बात करते हैं। 1 kgf क्या होता है, 1 kgf, जरा छोटी छोटी बातें हैं इसको समझते हैं बच्चों कि 1 kgf क्या होता है। देखो बच्चों क्या है कि जब 1 किलोग्राम किसी ब्लॉक को, 1 किलोग्राम के मास की बॉडी को जब अर्थ अपनी सेंटर की तरफ खींचती है, अर्थ अपनी सेंटर की तरफ खींचती है, तो जो फोर्स लगाती है उसी को अपन लोग क्या बोलते हैं, 1 kgf बोलते हैं। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, kgf बोलते हैं। नोट कर लो बच्चों अगर नोट करना है तो। ठीक है, तो आप बोल सकते हो किलोग्राम फोर्स को क्या, द फोर्स with which the earth attract at 1 kg body towards its center is called the 1 kilogram force। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 1 किलोग्राम फोर्स, है ना। और इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, 1 kgf की जगह हम लोग और क्या लिख सकते हैं, इसको मैं हटा दूं क्या, जरा इधर का मैं हटा दूं। अच्छा चलो नोट कर लो बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। 1 kgf इक्वल टू लिख सकते हैं हम, मैं यहाँ पे लिख देता हूं बच्चों, 1 kgf, यहां देखो यहां लिखते हैं 1 kgf इक्वल टू हम लिख सकते हैं फोर्स इन न्यूटन बाय जी। ओके, तो ये 1 kgf को हम लोग ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो बात हम करने वाले हैं कि भाई फोर्स की डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है। फोर्स की यूनिट हम लोगों ने जान लिया, सीजीएस में जान लिया, एफपीएस में जान लिया, सॉरी एफपीएस में तो नहीं जाने, हम एफकेएस में भी जाने हैं। ठीक है, और सीजीएस में जाने हैं। ठीक है, और क्या होगा और अगर हम मुझे इसकी वैल्यू ये सब जान ले, तो अब अगर हम डायमेंशनल फार्मूला निकालना चाहें इसका कि क्या होगा, तो थोड़ा देखते हैं डायमेंशनल फार्मूला भी बच्चों। यहाँ पे फोर्स इक्वल टू एम इंटू ए है, तो हम लोग जानते हैं ये केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया। केजी को किससे हम लोग दिखाते हैं, जब हम लोग बात करते हैं किसमें, डायमेंशनल फार्मूला की, तो केजी को हम दिखाते हैं मास एम से। ओके, मास को हम लोग एम से दिखाते हैं, मीटर को हम लोग किससे दिखाते हैं, एल से, और टाइम को हम लोग किसे दिखाते हैं, ये देखो यहाँ पे टी, टाइम को टी से दिखाते हैं और स्क्वायर है ना, तो ऊपर जाएगा तो कितना आ जाएगा, -2। तो ये आ गया आपका फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला mlt पे पावर -2, है ना। तो इतनी बातें आपके फोर्स के बारे में थी, नोट कर लीजिए और फिर हम लोग बात करेंगे। हम लोग फोर्स के बारे में बहुत सारी बातें करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स की बात करेंगे, हम लोग डायरेक्शन ऑफ फोर्स की बात करेंगे, और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स की भी बात करेंगे। ओके, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन की बात भी हम लोग करेंगे। चलिए, तो अभी इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लो बच्चों। ठीक है, चलो अब मैं हटा देता हूं। अब टाइप ऑफ फोर्सेस की अगर हम लोग बात करें कि कितने टाइप का फोर्सेस होता है, तो बच्चों देखो क्लास 9th लेवल पे आप पढ़े होगे बैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स, क्लास 8 में पढ़े होगे, नॉट इन क्लास 9, आई थिंक आप पढ़े होगे इसको क्लास 8 में कि बैलेंस फोर्स क्या होता है, अनबैलेंस फोर्स क्या होता है, कॉन्टेक्ट फोर्स क्या होता है, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स क्या होता है। तो ये सारी बातें समझे होंगे आप। तो हम लोग अभी बैलेंस अनबैलेंस की बात नहीं कर रहे हैं, चेक कर ही लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बैलेंस फोर्स क्या होता है भाई, जैसे अगर कोई एक ब्लॉक है ना, एक ब्लॉक है मास m का, अगर इधर से लग रहा है F1 फोर्स, इधर से लग रहा है F2 फोर्स, तो अगर F1 इक्वल टू F2 हो तो हम लोग बोलेंगे कौन सा फोर्स है, ये बैलेंस फोर्स है। ठीक है, तो नेट फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे,
नेट फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, 0 हो जाएगी, है ना। और अगर मैं कहता हूं कि ये ब्लॉक है जिसका मास m है, यहाँ पे 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और यहाँ पे 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो ये मैं बोलूंगा कौन सा फोर्स है भाई, ये अनबैलेंस फोर्स है, जिसमें देखो फाइनली क्या हो रहा है, अनबैलेंस फोर्स है। इसमें देखो फाइनली क्या हो रहा है बच्चों कि ये एक ब्लॉक है अगर जिसका मास m है, तो 20 इधर लग रहा है, 10 इधर रहा है, मतलब फाइनली एफ नेट की वैल्यू कितनी आ रही है इधर, इधर के डायरेक्शन में 10 न्यूटन। तो मैं बोल सकता हूं क्या कि एफ नेट इक्वल टू, इसको मैं F1 बोल दूं, इसको मैं F2 बोल दूं, तो एफ नेट इक्वल टू मैं क्या बोल सकता हूं बच्चों, लिख सकता हूं F1 माइनस F2, बिकॉज F1 इज ग्रेटर देन F2, ओके। तो मैं क्या लिखूंगा, 20 माइनस 10 इक्वल टू कितना, 10 न्यूटन। तो नेट फोर्स अभी कितना लग रहा है, 10 न्यूटन लग रहा है ना। और बॉडी किधर डिस्प्लेस हो रही है, जो ज्यादा वाला फोर्स है उसके डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में लग रहा है उधर डिस्प्लेस हो रही है, उधर एक्सीलरेट हो रही है, कह सकते हो आप, है ना। तो ये इसको हम लोग बोलेंगे अनबैलेंस फोर्सेस और इसको बोलेंगे हम लोग बैलेंस फोर्सेस। तो आपको समझ में आना चाहिए कि सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इज 0 इन बैलेंस फोर्सेस, बट इसमें क्या होता है, 0 नहीं हो रहा है ना। ओके यहाँ पे एक्सेलरेट हो रहे, तो मास इंटू एक्सेलरेशन हम लगाएंगे, F इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ओके, मास इंटू एक्सेलरेशन लगा लेंगे हम लोग यहाँ पे। ठीक है, चलिए अभी आगे बात करेंगे हम लोग इन सारी चीजों की, लेकिन इतनी बातें आपको समझ में आना चाहिए। चलिए नोट करिए, और अब बात करते हैं कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की। चलिए तो अब हम लोग थोड़ी बातें कर लें कि कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है। ठीक है, अब फोर्स को अगर हम लोग बात करें बच्चों, तो फोर्स को जो हम लोग डिवाइड करेंगे वो कुछ ऐसे करेंगे। पहला कांटेक्ट फोर्स में, कांटेक्ट फोर्स में, और दूसरी हम जो बात करेंगे वो हम करेंगे क्या बच्चों, नॉन कांटेक्ट फोर्स की, नॉन कांटेक्ट फोर्स की। तो नॉन कांटेक्ट फोर्स की हम बात करें बच्चों, तो हम लोग जैसा कि जानते हैं कि नाम से प्रतीत होता है कि नॉन कांटेक्ट फोर्स, जो बिना कांटेक्ट में आए, बिना एक दूसरे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगे हुए, बिना एक दूसरे कांटेक्ट में आए, वो एक दूसरे पे फोर्स लगाता है। ठीक है, जैसे कि ये अगर मैं मार्कर है, इसको मैं छोड़ता हूं तो देखो नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब धरती मैया नीचे की तरफ क्या कर रही है, खींच रही है ना, धरती मैया नीचे की तरफ खींच रही है बच्चों। तो इसका मतलब कोई न कोई फोर्स है ना। ऐसा क्यों नहीं कि इसको छोड़ रहा हूं तो मैं ऊपर जाए, ऊपर तो जा नहीं रहा, नीचे की तरफ जा रहा है। तो नीचे जा रहा है, क्यों जा रहा है, इसमें मास m है और नीचे तरफ फोर्स लग रहा है, उस फोर्स को अपन लोग क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। तो पहला हम लोग बात करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स, जो हमारा नॉन कांटेक्ट फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हम लोग क्लास 9 में पढ़े होंगे बच्चों ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, कि अगर ये हमारा m1 है, हाँ एक बॉडी m1 है और ये m2 है, दोनों एक दूसरे से r डिस्टेंस पर रख दिए गए हों, तो इस पे जो फोर्स लगता है, इस पे जो फोर्स लगता है, अच्छा ये कैसा फोर्स लगता है, रिपल्सिव अट्रैक्टिव, केवल और केवल अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। ये अपनी तरफ खींचता है ना, और ये अपनी तरफ खींचता है। तो यहाँ पे जो फोर्स लगता है उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसकी वैल्यू होती है G m1 m2 बाई r स्क्वायर। ओके, जो बिना कॉन्टेक्ट में आए फोर्स लगते हैं, ठीक है, और हम लोगों ने एग्जाम्पल भी देख लिया। अब बात करें बच्चों चार्ज की, तो क्लास 10 में पढ़े होगे आप क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। ठीक है, लिख लो इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स में क्या होता था भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स में अगर दो चार्जेस हैं, ये Q1 जिसका मास m है ना, और दूसरा चार्ज है Q2 जिसका मास m2 है, चाहे m1 m2 बोल देते हैं, और ये एक दूसरे से r डिस्टेंस पे रखा है, तो एक दूसरे को क्या करते थे, अगर सेम साइन के हैं तो रिपेल करते थे, अपोजिट साइन के हैं तो अट्रैक्ट करते थे। तो इन पे भी फोर्स लगता था, जबकि ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं होते थे। तो फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाती थी, यहाँ पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू आती थी K Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। तो ये जो फोर्सेस हैं बच्चों, हमारे ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, हाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, ये सारे फोर्सेस जो हैं, ये कैसे फोर्सेस हैं, ये फोर्सेस हमारे जो हैं बच्चों नॉन कांटेक्ट फोर्स हैं, जो बिना कांटेक्ट के फोर्स लगते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कांटेक्ट फोर्स की। तो कांटेक्ट फोर्स में क्या क्या आता है, ये दो बातें हम लोगों ने पढ़ा नॉन कांटेक्ट में। आप एक और लिख सकते हो यहाँ पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, हाँ तीसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ओके चलो, अब यहाँ पे हम जब बात करेंगे कांटेक्ट फोर्स की, तो कांटेक्ट फोर्स जरा देखते हैं बच्चों कौन कौन सा होता है। पहला इसमें हम लोग पढ़ेंगे कांटेक्ट फोर्स में, पहला पढ़ेंगे हम लोग नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन, और इस पर अभी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, दूसरा जो हम पढ़ेंगे बच्चों वो टेंशन फोर्स,
टेंशन फोर्स, या इसको हम लोग बोलते हैं उर्फ क्या इसको बोलते हैं, या और क्या बोलते हैं, टेंशन फोर्स, या क्या स्ट्रिंग फोर्स, या स्ट्रिंग फोर्स भी हम लोग इसको बोलते हैं। तीसरा क्या है बच्चों, तीसरा जो है वो है फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स। ओके, तो ये तीन फोर्सेस की हम लोग बात जिक्र करेंगे यहाँ पे कांटेक्ट फोर्स में, कि नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, टेंशन फोर्स क्या होता है, एंड टेंशन फोर्स को हम लोग स्ट्रिंग फोर्स ही बोलते हैं, और उसके बाद जो है हमारा फ्रिक्शनल फोर्स। ओके, तो ये बातें हम लोग करेंगे, नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ओके, नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन एंड फ्रिक्शनल फोर्स, ये बातें हम लोग करेंगे। चलो नोट कर लो बच्चों, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। नोट कर लीजिए। चलो, तो अब अगर हम बात करें बच्चों कांटेक्ट फोर्स की, तो कह सकते हैं फोर्स विच आर ट्रांसमिटेड बिटवीन बॉडीज बाय शॉर्ट रेंज एटॉमिक मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन आर कॉल्ड कांटेक्ट फोर्स। व्हेन टू ऑब्जेक्ट कम इन कांटेक्ट दे एक्सर्ट कांटेक्ट फोर्स ऑन ईच अदर। चलो नोट तो कर ही लिए होगे, है ना। चलो बच्चों, नोट तो कर ही लिए होगे। अब हम लोग बात करते हैं नॉर्मल रिएक्शन की। मैं हटा दूं इसको, हटा दूं। ओके, अब हम लोग बात कर ले नॉर्मल रिएक्शन की, कि नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, थोड़ी उसकी चर्चा हम लोग कर लेते हैं, है ना। ये बेसिक बातें थी। अब नॉर्मल रिएक्शन की बात करेंगे, टेंशन फोर्स की बात करेंगे। ओके, ये क्या होता है, इन सब की हम लोग बातें थोड़ी सी करेंगे। चलो बच्चों, तो अगर हम लोग बात करें नॉर्मल रिएक्शन की, तो नॉर्मल रिएक्शन पहले हम लोग बात कर रहे हैं कांटेक्ट फोर्स में नॉर्मल रिएक्शन की, ठीक है। तो थोड़ी सी चर्चाएं करते हैं हम लोग, है ना, थोड़ी चर्चाएं करते हैं, कोई जल्दीबाजी नहीं है, बेसिक चीजें समझते चलेंगे। ओके, मैं कहता हूं कि ये अपना अर्थ है, ठीक, ये अर्थ है। यहां पे कोई एक आदमी है, विशालकाय आदमी। ओके, एक विशालकाय आदमी बनाओ, ठीक है। ये हमारा एक विशालकाय आदमी है जो यहां पे खड़ा है, ठीक है। एक विशालकाय आदमी है जो अर्थ पे खड़ा है, ठीक है। तो मुझे बताओ बच्चों, ये अर्थ पे कैसे खड़ा होगा? क्या ऐसे होगा? क्या ऐसे होगा अर्थ पे खड़ा? ओके, क्या अर्थ पे ऐसे खड़ा होगा? क्या अर्थ पे ऐसे खड़ा होगा? ओके, क्या अर्थ पे ऐसे खड़ा होगा, या फिर अर्थ पे ये कुछ ऐसे खड़ा होगा? बोलो कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों, इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? मैं आपसे पूछूं तो अर्थ पे ये कैसे खड़ा होगा? हाँ, अर्थ पे कुछ कैसे होगा, ये अर्थ के साथ कैसे कनेक्ट में आया होगा, कैसे होगा? मतलब बच्चों, अगर इसका मास m है, ये मास m है, सबका मास m है, चाहे वो विशालकाय आदमी हो, चाहे ये थोड़ा सा हल्का सा दरिद्र टाइप का आदमी हो, सबका जो मास है वो m दे रखा है। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारा अर्थ होता है, उस अर्थ क्या, अर्थ पे जो है हमारी ब्लॉक है, ये बॉडी हमारी अर्थ पे है। तो चाहे आप यहाँ पे रखो, चाहे आप यहाँ पे रखो, हर जगह पे बच्चों जो आएगा अर्थ पे, ओके। तो चलिए बच्चों, तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा, यहाँ पे क्या देखा कि यहाँ पे जो हमने कहा कि ये अर्थ है, तो अर्थ पे हर जगह जो है ऐसे ही खड़ा होगा, ऐसा नहीं कि आप इस तरह से मान लो, इस तरह से मान लो, इस तरह से मान लो, ठीक है। तो अब हम लोग थोड़ी बात करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की और नॉर्मल रिएक्शन की, जरा इस पे चर्चा थोड़ा सा कर लें, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, तो मैं कहता हूं बच्चों, इसको मैं हटा देता हूं, मैं कहता हूं कि यहाँ पे एक अर्थ है और इस अर्थ पे एक आदमी है, ठीक है, जिसका मास क्या है, m है। ये यहाँ पे मैं इसका पैर बना दिया, इसका मास m है। ओके, चलो अब देखो बच्चों, क्या है कि इसका मास m है, तो अर्थ अपनी तरफ क्या करेगी, इसको अपनी तरफ खींचेगी। जो फोर्स लगाएगी वो क्या लगाएगी, वो mg लगाएगी नीचे की तरफ, ठीक है। यहां पे क्या होगा, ये दोनों कांटेक्ट में है, तो ये क्या करेगा, ये आदमी अर्थ पे फोर्स लगाएगा n नीचे की तरफ, ओके, और अर्थ इसके ऊपर फोर्स लगाएगी ऊपर की तरफ। दिस इज नोन एज द नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है बच्चों? नॉर्मल रिएक्शन जब हम कांटेक्ट में आते हैं, और कांटेक्ट में आने के बाद जब हम फोर्स लगाते हैं, जब उस ब्लॉक पे हम फोर्स लगाते हैं, तो वो ब्लॉक क्या करता है, अपने जिसके साथ वो कांटेक्ट पे होता है उस पे भी फोर्स लगाता है। तो जितना फोर्स वो दूसरे वाले ब्लॉक पे लगाता है, उतना ही फोर्स दूसरा वाला ब्लॉक पहले वाले ब्लॉक पे लगाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आदमी जितना फोर्स इस अर्थ पे लगाएगा,
ठीक है, अर्थ उतना ही फोर्स आदमी पे लगाएगी, लेकिन ये जो फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पे सर N = mg हो जाता है, ठीक है, जबकि बच्चों ये बात गलत है। गलत इसलिए है कि देखो ये जो फोर्सेस है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, और ये जो फोर्सेस है जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है ये हमारा कांटेक्ट फोर्स है, ये हमारा कांटेक्ट फोर्स है। लेकिन ये कांटेक्ट फोर्स तब आता है, तब हमारा एक्शन में आता है कि जब नॉर्मल रिएक्शन तब एक्शन में आता है जब इस ब्लॉक पे हम कोई फोर्स लगा रहे होते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग इसको अगर हम देखा जाए तो इस आदमी का अलग से मैं अगर एफबीटी बनाऊं तो इस आदमी पे क्या फोर्सेस लग रहे होंगे, इस आदमी पे टोटल क्या फोर्सेस लग रहे हैं। mg तो नीचे की तरफ लग रहा है, समझिए बात को, mg नीचे की तरफ लग रहा है, और अर्थ क्या कर रही है, अर्थ जो है इनके ऊपर n ऊपर की तरफ लगा रही है। देखिए अर्थ यही तो लगा रही है। अब इस आदमी पे जो नेट फोर्स होगा वो कितना हो जाएगा, n - mg = 0, या मैं कह लूंगा यहाँ पे n = mg। लेकिन ये बात कह देना कि नॉर्मल रिएक्शन ये और mg एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, ठीक है। तो ये बात जो है गलत है, क्योंकि ये हमारा कांटेक्ट फोर्स नहीं है बच्चे, ये नॉन कांटेक्ट फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। यहाँ पे हमारा कांटेक्ट फोर्स हो रहा है, इस ब्लॉक पे फोर्स लग रहा है जो mg है ना, इस ब्लॉक पे जो इस आदमी पे जो mg फोर्स लग रहा है, और उसी आदमी पे जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि n = mg, है ना। तो मैं यहां बोलता हूं, मतलब आप बोल सकते हो कि कोई भी आदमी जो कोई भी ब्लॉक जो नॉर्मल रिएक्शन लगाता है सेल्फ अपने ऊपर ही लगाता है, ऐसा हम बोल सकते हैं। जैसे मैं क्वेश्चन और भी देख लेता हूं कि अगर जैसे बच्चों मैं कहूं कि एक ब्लॉक है, ये A है, ओके, एंड दिस इज द ब्लॉक B, दिस इज द ब्लॉक B, और यहां पे हम कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं। तो आप ऐसा नहीं बोलोगे कि A जो है नॉर्मल रिएक्शन B पे लगा रहा है, आप ऐसा नहीं बोलोगे कि ये A को हम बना लिया अलग से और ये हमने B को बना लिया अलग से, ठीक है, ये हमने B को बना। आप ऐसा नहीं बोलोगे ये n इस पे लगाया और ये n इस पे लगाया, क्यों, यहाँ पे हम कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं अभी यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन क्या है, 0। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे कोई फोर्स अप्लाई करूंगा वैसे ही ये ब्लॉक इस पे फोर्स लगाएगा, ठीक है, उतना ही फोर्स ये अपोजिट डायरेक्शन लगाएगा, ठीक है। अब हम ऐसा लिख सकते हैं। तो मतलब ये समझ में आया नॉर्मल रिएक्शन के बारे में। इसको मैं थोड़ा हटा देता हूं कि नॉर्मल रिएक्शन जो फोर्सेस होते हैं, नोट कर लीजिए आप लोग, जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्सेस होते हैं बच्चों वो क्या होता है, जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्सेस होते हैं, यहाँ पे क्या होगा, फोर्स F लगा दो, है ना। तो अब इस पे कितना फोर्स लगा बच्चों, यहाँ पे देखो, अगर मुझे नहीं पता कि ये F बड़ा है कि N बड़ा है, अगर F बड़ा है N से तो मैं क्या बोलूंगा, या फिर मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि F = N, है कि नहीं, जब ये रुका हुआ हो। तो वैसे ही n = हम लोग mg हम बोल लेते हैं, ठीक है। अब जरा हम लोग बात करते हैं नॉर्मल रिएक्शन के बारे में, थोड़ी सी चर्चाएं और भी कर लेते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है भाई। नॉर्मल फोर्स की बात करें या नॉर्मल रिएक्शन की बात करें, तो ये तब आता है, ये तब एक्शन में आता है जब दो ब्लॉक आपस में कांटेक्ट करें और उस पर फोर्स लग रहा हो, ठीक है, ओके। तो और क्या होता है, पहली चीज ये हमेशा ऑलवेज क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होता है। ऑलवेज कैसा लगता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। जो सरफेस होगा उस सरफेस का हमेशा कैसा होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। और क्या होगा, पहला चीज परपेंडिकुलर, और क्या होगा, ऑन द ब्लॉक होगा, ऑन द ब्लॉक, ठीक है, ऑन द ब्लॉक होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लूं कि अगर यहाँ पे एक ब्लॉक है, ये M है, ओके, और यहाँ पे ये M ऐसे रखा गया है सरफेस पे, है ना। तो अब बताओ n की वैल्यू कितनी होगी। तो बच्चों देखो ये M है, तो ऑब्वियस सी बात है, इसको मैं आगे एक और बना लेता हूँ फिगर। तो मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा बच्चों कि ये M है तो mg नीचे की तरफ लग रहा होगा, अर्थ इसके ऊपर n लगाया और ये अर्थ के ऊपर n लगाया, तो मैं क्या बोलूंगा, ये इसके बैलेंस कर दिया, तो n = मैंने क्या लिख दिया, n = mg, ठीक है। तो यहाँ पे जो वैल्यू आया वो कब क्या आया, n = mg, और यहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शन आया उसको हम लोगों ने लिखा n। अगर मैं कहता हूँ ये n, अगर मैं कहता हूँ, ठीक है, अगर मैं कहता हूँ ये m1 है और यहाँ पे एक और ब्लॉक आ गया, ठीक है, इसका मैंने वैल्यू दे दिया m2, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे मैं n1 बोलूंगा और यहाँ पे जो हमारा सरफेस होगा उसको मैं n2 बोलूंगा। तो मैं क्या बोल सकता हूँ बच्चों, हम लोग क्या बोल सकते हैं इसको, जरा बताओ। अगर ये n2 है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं इसको, ओके वेट, ओके। तो अब हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ हम लोग क्या बोल सकते हैं बच्चों, ये n2 की अगर हम लोग बात करें तो मैं इसको अब हटा देता हूं, ठीक है। तो अब हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग अलग अलग इनका जो है फ्री
बॉडी डायग्राम बनाए, हालांकि एक लेक्चर हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम पे ही करने वाले हैं, लेकिन अलग अलग हम ब्लॉक को बनाए। ये हमारा M1 है बच्चों, और ये हमारा क्या है, M2 है। ये हमारा मान लीजिए M2 है। तो क्या होगा, ये M1 पे क्या लगेगा, M1 पे जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, M1G, तो नीचे की तरफ लगेगा। ऊपर क्या लगेगा, N1 लगेगा, ठीक है, लगेगा नहीं लगेगा। और यही सेम N1 यहाँ N2 पे लगेगा, क्योंकि M2 जो है M1 पे लगाएगा फोर्स, और M1 जो है M2 पे लगाएगा। और फिर यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे M2G नीचे की तरफ होगा, और सॉरी ये N1 होगा ना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, फिर अर्थ लगाएगी N2 ब्लॉक पे, और ब्लॉक लगाएगा अर्थ पे N2। ओके, तो ये बन गया अपना। अब अगर मैं इस फोर्स की बात करूं, इसकी बात करूं इस ब्लॉक की, तो देखो भाई M1G नीचे की तरफ लग रहा है, N1 ऊपर की तरफ लग रहा है, तो मैं लिख सकता हूं क्या, N1 इक्वल टू क्या, M1G, ऐसा मैं बोल सकता हूं। अगर मैं यहाँ की बात करूं यहाँ पे, तो देखो इस ब्लॉक पे क्या कर रहा है, N1 नीचे की तरफ लग रहा है, N2 ऊपर की तरफ लग रहा है, M2G नीचे की तरफ लग रहा है, तो मैं इसके लिए क्या लिख सकता हूँ, N1 प्लस M2G इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, N2, क्योंकि M1 और M2G दोनों का जो है डायरेक्शन देखो सेम है, इसका भी डायरेक्शन वही है, इसका भी डायरेक्शन वही है बच्चों, और यहाँ पे N2 इसके अपोजिट डायरेक्शन में है, तो हम लिख सकते हैं क्या कि N2 इक्वल टू N1 प्लस M2G। ओके, तो यहाँ पे अगर ये दूसरे का इक्वेशन हो गया। अब मैं अगर यहां से लिखना चाहूं बच्चों, तो N2 इक्वल टू मैं क्या लिख लूंगा, और N1 की वैल्यू रख दूं मैं, N1 की वैल्यू M1G प्लस M2G, और यहां से हम G कॉमन कर लें तो क्या हो जाएगा, M1 प्लस M2, या G को आप इधर ला लो तो थोड़ा सा सुंदर दिखेगा। तो N2 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, M1 प्लस M2G। तो अब आगे से हम लोग डायरेक्ट वैल्यू लिखना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो N1 की वैल्यू देखो क्या आ गया, M1G, अब M1 यहाँ पे आ गया, इसके बाद क्या आ रहा है, ये दोनों मास ले लेंगे हम, तो M1 प्लस M2 इंटू जी, M1 प्लस M2 इंटू जी, ऐसा लिख लेंगे हम लोग, ठीक है। चलो नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। इसको मैं हटा देता हूं अभी फिलहाल, और चलो, और अगर मान लो इसी तरह से कई सारे ब्लॉक हो, जरा उन पे भी हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे मैं अब बोल दूं, अभी तो हम लोग सीख ही गए है ना, तो ये हमारा M1, ये हमारा M2, ये हमारा M3 हो बच्चों, ये हमारा M3 हो। तो अब आपको बताना क्या कि N1 की वैल्यू कितनी होगी, N2 की वैल्यू कितनी होगी, एंड व्हाट द वैल्यू ऑफ N3। ओके, या फिर यहाँ पे हम लगा लेते हैं, यहाँ पे ये 10 kg का ब्लॉक है, ये हमारा 20 kg का ब्लॉक है, और ये हमारा 30 kg का ब्लॉक है। ओके, तो आप बताओ बिना पेन उठाए कि कितना होगा। तो बच्चों यहाँ N1 क्या होगा, M1G हो जाएगा, डायरेक्ट लिखते चले, M1G। N2 क्या हो जाएगा, M1 प्लस M2 इंटू जी, और N3 क्या हो जाएगा बच्चों, M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू जी, है कि नहीं। उसी तरह से यहाँ पे अगर हम वैल्यू निकालना चाहें तो N1 इंटू N3 के निकाल सकते हैं विद इन 1 मिनट। N1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, M1, और G की वैल्यू कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो M1G, तो 10 इंटू 10 कितना हो गया बच्चों, 100 न्यूटन। ओके, N2 की अगर हम लोग बात करें तो कितना हो जाएगा, 10 प्लस 30, मतलब 20 प्लस 10 30, M1 प्लस M2, देखो यहाँ पे मैंने लिखा है इंटू जी, तो 30 इंटू जी कितना हो गया बच्चों, 300 न्यूटन। एंड बात हम लोग करें यहाँ पे N3 की, तो मैं क्या लिखूंगा, 10 20 30, ये 30 60 इंटू जी कितना, 10, मतलब 600 न्यूटन। तो ये तरीका बच्चों N1 N2 और N3 हम लोग इस तरह से निकाल देते हैं। तो नॉर्मल रिएक्शन अपने को समझ में आया कि नॉर्मल रिएक्शन हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है और ब्लॉक पे लगता है। तो और इसको मैं हटा देता हूं, नोट कर लीजिए, एक दो और हम लोग इसका ड्रॉ कर लेते हैं, देखते हैं कि कैसे लगता है नॉर्मल रिएक्शन, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, चलिए, तो ठीक है बच्चों, इसको मैं हटा दूं अभी, चलिए मैं इसको हटा देता हूं। चलिए बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं बच्चों क्या कि अगर जैसे एक रॉड है बच्चों, ये रॉड है, ठीक है, और इसको इस तरीके से रखा गया है, ठीक है। तो अब बताओ N1 कहाँ लगेगा, N2 कहाँ लगेगा। अगर मैं यहाँ पे N1 बोलूँ, यहाँ पे जो हमारा नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है N1 है, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन N2 है, ठीक है। अगर मैं किसी स्फीयर को कुछ इस तरीके से रख देता हूँ,
इस तरीके से रख देता हूं। तो बताओ बच्चों N1 क्या होगा, N2 क्या होगा और mg का डायरेक्शन किधर लगेगा। ये दो चीजें आपको बताना है ना, ये दो चीजें बच्चों आपको बताना है। तो आप क्या करोगे, कैसे करोगे बताओ बच्चों, कैसे करोगे। अगर यहाँ पे मास mg है तो निश्चित तौर पे वो धरती की तरफ लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे N1 है, ऊपर की तरफ लगेगा, है ना। कांटेक्ट पॉइंट से क्या होता है, ऑन द ब्लॉक लगता है, तो इस ब्लॉक पे क्या लगेगा, परपेंडिकुलर, और ऐसे लगेगा कुछ N1। यहाँ पे कैसे लगेगा बच्चों, कुछ ऐसे परपेंडिकुलर, सरफेस से परपेंडिकुलर है, यहाँ पे हो गया N2। ओके, और अगर यहाँ पे हम लोग बात करें तो यहाँ पे देखो बच्चों कैसे लगेगा, ये N1 ब्लॉक पे लगा और ब्लॉक ने यहाँ पे भी लगाया N1, ये भी बनाते चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो यहाँ की अगर बात करें बच्चों तो देखो, ये ब्लॉक जो है इस पे लगाएगा फोर्स, इसको मैं N1 बोल दूं, और ये इस पे फोर्स लगाएगा, ठीक है, N1। यहाँ पे मैं बोल दूं N2 है, तो इस ब्लॉक पे लगेगा क्या, N2, और यहाँ ब्लॉक पे लगाएगा N2। इसका mg हमेशा नीचे की तरफ लग ही रहा होगा। तो इस तरह से N1 N2 मतलब जो नॉर्मल रिएक्शंस हैं उसको हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, चलो अभी हम लोग बात करेंगे और डिटेल में इस पे बातें करेंगे, ठीक है, लेकिन अभी हम लोग नॉर्मल रिएक्शन ड्रॉ करना सीख रहे हैं। अब दूसरी बात हम लोगों ने करा, दूसरी बात क्या करा हम लोगों ने, दूसरी बात करा कि भाई हमारा टेंशन फोर्स क्या होता है। तो टेंशन फोर्स हमेशा किस में होता है, रस्सी में होता है, या फिर किसी स्ट्रिंग में होता है, या फिर किसी भी कह सकते हो आप कि किसी रॉड में भी हो सकता है टेंशन फोर्स, है ना। लेकिन ये तब होता है बच्चों, समझो, तब होता है जब ये रस्सी या हमारे जो भी यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं वो क्या होगा, हमारा टाइट होगा, ठीक है, ये टाइट होगा तभी होगा। और ये किस में होता है हमेशा, ये कब आता है, जब ये टाइट होता है पहले से। और कैसे लगता है, ये लगता है बच्चों टेंशन फोर्स जब कांटेक्ट पॉइंट जहां होता है वहां से अवे लगता है, ठीक है। तो जैसे मैं बोलूं ये रस्सी है और इस रस्सी से मैंने एक ब्लॉक M लटका दिया है, तो ऑब्वियस बात है बच्चों, ये mg नीचे की तरफ लगेगा और रस्सी हमारी क्या हो जाएगी, टाइट हो जाएगी। तो रस्सी में टेंशन फोर्स, रस्सी में जो फोर्स आता है लगता है उसको हम लोग टेंशन फोर्स बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो ये कॉन्टेक्ट फोर्स है, ये कॉन्टेक्ट है, सॉरी ये कॉन्टेक्ट है, और कॉन्टेक्ट पॉइंट से क्या लगेगा बच्चों, ये कॉन्टेक्ट पॉइंट से अवे लगेगा। और रस्सी अगर एक ही है और आइडियल है, दो बातें, रस्सी एक है, सेम रस्सी है, सेम स्ट्रिंग है, और आइडियल है। आइडियल मतलब क्या, कि वो मासलेस है और फ्रिक्शनलेस है। तो मासलेस की बात करेंगे मतलब आइडियल स्ट्रिंग की बात करेंगे तो टेंशन हर पॉइंट पे सेम होगा, बशर्ते कांटेक्ट पॉइंट से अवे होगा। जैसे मैं अगर बात करूं यहाँ पे, तो यहाँ पे भी T होगा, और यहाँ की बात करूं तो यहाँ पे भी क्या होगा, टेंशन T ही होगा, ठीक है। और चाहे मैं ऐसे बात कर लूं, चाहे मैं ऐसे बात कर लूं कि एक पुल्ली ऐसे बना लूं, मैं एक पुल्ली ऐसे बना लूं बच्चों, और यहाँ पे मैंने एक ब्लॉक दे दिया जिसका मास हमने कह दिया m है, ओके। और यहाँ पे हमने एक पुल्ली दे दिया और यहाँ पे दे दिया मास m2। तो देखो रस्सी जो ये आ रही है, रस्सी वो क्या है, एक ही रस्सी है ना, ये दूसरी रस्सी है। तो ये रस्सी 1 है, और देखो यहाँ से यहाँ तक, और दूसरी रस्सी ये है, ओके। तो मैंने बोला था कि जो आइडियल स्ट्रिंग होगा उसमें टेंशन फोर्स क्या होगा, हर जगह सेम होगा, क्योंकि आइडियल का मतलब होता है उसमें मासलेस है, ठीक है। जब मास आएगा तो कॉन्सेप्ट बदल जाएगा बच्चों। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, कॉन्टेक्ट पॉइंट, ये कॉन्टेक्ट पॉइंट से अवे लगा, यहाँ पे कॉन्टेक्ट है, कॉन्टेक्ट पॉइंट से अवे लगा, इसको मैं T बोल दूंगा। यहाँ पे कॉन्टेक्ट पॉइंट, यहाँ पे कॉन्टेक्ट पॉइंट, ये हर जगह जो टेंशन होगा वो क्या होगा, सेम होगा। यहाँ पे कांटेक्ट होगा, ये कांटेक्ट पॉइंट से किधर, ऊपर की तरफ T, ये कांटेक्ट पॉइंट से नीचे T, हर जगह टेंशन सेम होगा। लेकिन यहाँ पे रस्सी दूसरी आ गई तो यहाँ पे टेंशन ही बदल जाएगा, ये T2 और ये बच्चों T2, है कि नहीं, बोलो समझ में आया, ठीक है। तो ये टेंशन फोर्स हो गया हमारा, रस्सी बदली टेंशन में बदला, आइडियल स्ट्रिंग है तो, ठीक है। चलो नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। हालांकि नोट करने वाली कोई बात इसमें है नहीं अभी, लेकिन फिलहाल तुम नोट कर लो। चलो इसको मैं एक दो और बना लेता हूं अभी, ठीक है, अभी तो टाइम है ही है, एक दो और कर लेते हैं हम लोग, ओके। चलिए इसको मैं एक दो और कर लेता हूं, एक दो और चीजें हम बना लेते हैं, है ना। चलिए अगर मैं कहता हूं कि बच्चों यहाँ पे स्ट्रिंग है, ठीक है, मास m1 है, दूसरा मास m2 ऐसे कनेक्टेड है, ठीक है। ये रस्सी में T1 टेंशन है, इस रस्सी में टेंशन T2 है। अगर मैं कहता हूं बच्चों कि यहाँ पे एक पुल्ली है
और पुल्ली पे यहाँ पे बच्चों ये मास m1 है और यहाँ पे मास बच्चों ये m2 है। और टेंशन बताइए, जबकि यहाँ पे T1 है या T है, यहाँ पे भी क्या है T है, तो इसका डायरेक्शन बताइए कैसे लगेगा। और तीसरा जो मैं कहता हूँ बच्चों ये है कि अगर ये हमारा ब्लॉक है, ये हमारा दूसरा ब्लॉक है, ये हमारा तीसरा ब्लॉक है, तो आज हम लोग केवल इंट्रोडक्शन कर रहे हैं बच्चों इसका, कि समझना चाहते हैं कि टेंशन फोर्स क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, ये सारी बातें हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो बच्चों ये रस्सी 1 है, ये पहली रस्सी है, ये हमारी दूसरी रस्सी है। तो हम टेंशन फोर्स की बात कर लें। यहाँ पे देखो ये T1 है, तो ये कॉन्टेक्ट पॉइंट से अवे, कॉन्टेक्ट पॉइंट से अवे, तो ये भी T1 होगा। यहाँ पे कॉन्टेक्ट पॉइंट से अवे, यहाँ पे कॉन्टेक्ट पॉइंट से अवे, तो ये T2, ये T2, क्योंकि टेंशन स्ट्रिंग में सेम होगा। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ये ऊपर की तरफ T, यहाँ पे कॉन्टेक्ट पॉइंट से अवे T, यहाँ पे कॉन्टेक्ट पॉइंट से अवे T, यहाँ से कॉन्टेक्ट पॉइंट से अवे T, क्योंकि रस्सी एक ही है। यहाँ पे अगर बात करें तो एक पहली रस्सी और ये दूसरी रस्सी, तो यहाँ पे कॉन्टेक्ट पॉइंट से अवे T1, यहाँ पे कॉन्टेक्ट पॉइंट से अवे T1, यहाँ पे भी T1 और यहाँ पे भी T1। ओके, तो कॉन्टेक्ट पॉइंट से अवे लगता है रस्सी जब हमारी टाइट होती है टेंशन फोर्स। यहाँ पे हमारा T2 और यहाँ पे भी हमारा क्या लग जाएगा T2। तो इस तरह से हम लोग टेंशन फोर्स को ड्रॉ करना सीख गए। आगे बढ़ते हैं, पहले आप नोट कर लीजिए। ओके चलो बच्चों, अगर नोट हो गया हो तो हम लोग आगे बढ़े। चलिए हो गया, नोट हो गया। ओके, तो मैं अभी इसको हटा देता हूं, इसको मैं हटा देता हूं बच्चों, और हम लोग बात करते हैं आगे थोड़ी सी कि क्या होता है हमारा ये। अब हम लोगों ने इसकी बातें कर ली, अब हम लोग बात करेंगे किसका, तीसरा फ्रिक्शनल फोर्स की। तो तीसरा जो है बच्चों वो फ्रिक्शनल फोर्स है। हालांकि एक पूरा चैप्टर ही हम लोग पढ़ेंगे फ्रिक्शन पे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है बच्चों। फ्रिक्शनल फोर्स होता है बच्चों जो हमारा कांटेक्ट फोर्स होता है उसका एक कंपोनेंट होता है। ये कांटेक्ट फोर्स का एक कंपोनेंट होता है जो टेंजेंशियल वर्क करता है, जो सरफेस के टेंजेंशियल वर्क करता है। एंड ये क्या करता है, ये रिलेटिव मोशन को या तो सपोर्ट करता है या फिर उसको अपोज करता है। ठीक है, हालांकि इसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे, लेकिन फिलहाल हम लोग थोड़ी बहुत समझ लेते हैं। जैसे कि अगर ये हमारा ब्लॉक है M, ठीक है, तो इसका एक कंपोनेंट इधर की तरफ लगता है, टेंजेंशियल लगता है। जैसे ही आप इसे फोर्स लगाते हो, जैसे ही आप फोर्स लगाते हो तो इस पे फोर्स लगता है पीछे की तरफ, उसी को अपन लोग क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं। यहाँ पे ये ऐसे क्या करता है, इसको रोकने की कोशिश करता है, जैसे फोर्स लगाते हैं ये पीछे की तरफ लगता है। ठीक है, टेंजेंशियल टू द सरफेस रखता है। ये क्या करता है, इसके मोशन को, ये क्या करता है, इसके मोशन को या तो अपोज करता है या तो सपोर्ट कर, कई बार सपोर्ट करता है, ठीक है, कई बार इसको अपोज करता है। जनरली किताबों में लिखा जाता है कि फ्रिक्शनल फोर्स इज अपोज द मोशन, अपोज द रिलेटिव मोशन, अपोज द रिलेटिव मोशन। ओके, ठीक है, तो क्या है, तो ये फ्रिक्शनल फोर्स की चर्चा हम लोग बाद में करेंगे कि फ्रिक्शनल फोर्स क्या है। लिखना चाहो तो लिख लो थोड़ा सा, है ना, लिखना चाहो तो लिख ही लो बच्चों, ऐसा कुछ है नहीं। इट इज अ कंपोनेंट ऑफ कांटेक्ट फोर्स टेंजेंशियल टू द सरफेस, इट अपोजेस द रिलेटिव मोशन और अटेम्प्ट द रिलेटिव मोशन ऑफ द टू सरफेसेस इन द कांटेक्ट। ओके, ये क्या करता है, अपोज करता है रिलेटिव मोशन का या अटेम्प्ट करता है रिलेटिव मोशन का जब इसमें हम फोर्स लगाते हैं, तो है ना। तो इसको हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स बोल रहे हैं। और अगर ये देखो ये ऊपर की तरफ N लगा और नीचे की तरफ mg, तो Fs की वैल्यू होती है म्यू इंटू N, और जब N की वैल्यू होती है वो होती है mg। तो इसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे, लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में थोड़ी सी हम लोग जान लिए कि फ्रिक्शनल फोर्स कॉन्टेक्ट फोर्स होता है जो क्या करता है, ये along द टेंजेंशियल लगता है, मतलब कह सकते हो टेंजेंशियल टू द सरफेस लगता है। और ये क्या करता है, रिलेटिव मोशंस का या तो अपोज करता है या तो अटेम्प्ट करता है। ठीक है, तो इतनी बातें थी और इसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में भी करेंगे। ठीक है, चलिए बच्चों, अब आगे हम लोग जो बात करने वाले हैं उस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है और फोर्स का किसी बॉडी पे लगने पे क्या इफेक्ट होता है। इन दो बातों की चर्चा हम लोग करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। ओके बच्चों, ठीक है, थैंक यू। और अगर बच्चों आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आ रहे हो तो प्लीज इस चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो। और हैशटैग के साथ चाहो तो मुझे फेसबुक पे भी हैशटैग कर सकते हो बच्चों। फेसबुक पे मैं फिजिक्स कन्हैया यादव से मेरा पेज है, एंड कन्हैया वासुदेव यादव के नाम से मैं ऑन द फेसबुक पे भी हूँ, तो उस पर भी मुझे आप चाहो तो हैशटैग कर सकते हो। ओके, थैंक यू बच्चों।